गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में 29 जून को आई जांच रिपोर्ट में 2 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। सीएमओ ने की पुष्टि। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि पूर्व में प्रेषित सैंपल में से 2 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि जिले में अब तक कुल 17,850 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 46 सक्रिय मरीज हैं। 17,579 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं अब तक 225 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए लालगंज और तरवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बच्चों के लिए बनेंगे आईसीयू वार्ड। कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की सक्रियता बढ़ गई है। तीसरी लहर में बच्चों को संक्रमण से बचाने और उनके बेहतर उपचार के लिए अलग से वार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज और तरवा में 12-12 बेड की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। इसके संबंध में शासन से स्वीकृति मिली है। उन्होंने बताया कि जल्द ही संबंधित अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बेड और आईसीयू वार्ड की स्थापना हो जाएगी, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि सक्रिय होने के बाद चिकित्सकीय स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित कर दी जाएगी। इन स्थानों पर ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाने का भी प्रस्ताव है। आजमगढ़ शहर कोतवाली के बंसी बाजार बरुआ दासकुटी के पास ट्रक के धक्के से घायल व्यक्ति की इलाज के दौरान हुई मौत। बता दें कि मुबारकपुर थाना क्षेत्र के रामपुर मुबारक पट्टी गांव निवासी 45 वर्षीय संजय यादव खेतीबाड़ी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। रविवार की रात बाइक से आजमगढ़ दवा लेने के लिए आया था और वापस जाते समय पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में संजय गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं आसपास के लोगों की मदद से उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के कुछ ही देर बाद उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ शहर के एसकेपी इंटर कॉलेज के पास कूड़ेदान में मिला नवजात बच्ची का शव। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि मंगलवार की शाम शहर कोतवाली क्षेत्र के एसकेपी इंटर कॉलेज के पास उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक नवजात बच्ची का शव नगरपालिका के कूड़ेदान में मिला। कूड़ेदान में पड़ी बच्ची का शव देख लोग उस वीडियो बनाने लगे। इसी बीच किसी ने सूचना शहर कोतवाली पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची के शव को कूड़ेदान से निकालकर उसे मर्चरी हाउस लेकर चले गए। इस दौरान भारत रक्षा दल के जिलाध्यक्ष उमेश सिंह गुड्डू ने घटना को शर्मनाक बताया। कहा कि आज सरकार नारा दे रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसके बावजूद भी समाज में कुछ लोग तुच्छ मानसिकता के हैं जो बच्ची के पैदा होने पर ऐसा घृणित कार्य करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने आह्वान किया कि जो लोग भी बच्ची पैदा होने पर उसे पाल नहीं सकते, वे भारत रक्षा दल को बच्ची दान करें, संगठन उसकी परवरिश करेगा। यह अपने जिले के लिए और देश के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मेरे कहने का मतलब सरकार भी लगी हुई है कि बच्ची पढ़ाओ बच्ची बचाओ, और इसमें अरे भाई हम लोग तो बार बार भारत रक्षा दल का अभियान है, अगर आप नहीं पाल पाते तो हमें बताइए ना। अब उसको लाकर यहाँ फेंक दे रहे हो, बच्ची मर गई, तो इससे बड़ा दुख होता है कि लोगों के अंदर जो है ये प्रवृत्ति जो बदलती जा रही है, समाज की सोच बदलती जा रही है। लोग माने एक लोगों की भावना क्या हो गई, बड़ा सोच के बुरा लगता है कि जो माँ बहन बेटी अपनी बच्चियाँ होती हैं और इस तरह की दुखद घटना बड़ा ही दुखद। आजमगढ़ भाजपा जिला उपाध्यक्ष ने एमएलसी पर लगाया बीडीसी सदस्य को धमकाने व प्रलोभन देने का आरोप। डीएम से की शिकायत। जिलाधिकारी कार्यालय शिकायती प्रार्थना पत्र लेकर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा ने बताया कि एमएलसी राकेश यादव द्वारा ब्लॉक प्रमुख चुनाव में अपने पक्ष में वोट करने के लिए एक बीडीसी को धमकाने के साथ प्रलोभन देने का काम किया गया, जिसका ऑडियो भी वायरल हुआ है।
उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है। ऐसे में वह जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग किए हैं। साथ ही चुनाव आयोग को पत्र भेजकर सिफारिश किया गया है कि ऐसे व्यक्ति के घर का कोई भी सदस्य ब्लॉक प्रमुख का चुनाव न लड़ सके। देखिए, मैंने एक प्रार्थना पत्र दिया है और ऑनलाइन मुख्यमंत्री जी को, चुनाव आयोग को, सबके यहाँ फैक्स भी कर दिया है कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव चल रहा है। इसमें पूर्व ब्लॉक प्रमुख या एमएलसी रहे गुड्डू यादव, राकेश यादव गुड्डू ने एक बीटीसी को फ़ोन पर धमकी देने का, प्रलोभन देने का कार्य किया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। एक संवैधानिक पद पे बैठने के बाद इस तरीके से इतना घृणित कृत्य करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं। चुनाव आयोग से मांग करते हैं कि तत्काल इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनको चुनाव आयोग में, इनके परिवार, चुनाव आयोग से हम लोग सिफारिश करेंगे कि इनके परिवार को चुनाव न लड़ने के लिए एक फरमान जारी करना चाहिए। आजमगढ़ जिले के जाफरपुर मोहल्ले में स्थित सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिसर में राष्ट्रीय वित्त विहीन प्रबंधक संघ ने सपा सुप्रीमो, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव के जन्मदिन को मनाने का फैसला किया है। बैठक में राष्ट्रीय वित्त विहीन प्रबंधक संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अयाज अहमद ने बताया कि राष्ट्रीय वित्त विहीन प्रबंधक संघ हमेशा लोगों को सम्मान देने के लिए इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करता रहता है। इस बार संगठन ने तय किया है कि वह आजमगढ़ के सांसद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जन्मदिन 1 जुलाई को परिसर में ही मनाएंगे। आज हमारे जनपद आजमगढ़ के माननीय सांसद श्री अखिलेश यादव जी के 1 जुलाई को उनका जन्मदिन है। हमारे संगठन ने, जो राष्ट्रीय वित्त विहीन विद्यालय संघ के नाम से है, उसके बैनर तले हम उनका जन्मदिन मनाना चाह रहे हैं। उस संबंध में हम लोगों ने प्रेस वार्ता बुलाई है और वही कर रहे हैं। क्या जी, हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग कोविड-19 का अक्षरशः पालन कर रहे हैं और सीमित संख्या में जो गाइडलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट की है, उसको देखते हुए जो भी नॉर्म्स हैं उसको पूरे किए जाएंगे, ताकि जो है ये जो महामारी का है उसका कोई भी, किसी का भी कोई असर न पड़े, उसका कोई नुकसान न हो। कि हम लोग सम्मान करते रहते हैं। ये हम लोग का संगठन, हमको सभी से सहयोग लेना है। ये तो हमारे सांसद हैं, हम चाहेंगे हमारे संगठन को आगे ले जाएं, ताकि जो है उनके कार्यों को भी हम बता सकें। आजमगढ़ जिले के बमनौली गांव में अधेड़ को पड़ोसी ने चाकू से किया हमला, हालत गंभीर, जिला अस्पताल में भर्ती है। बता दें कि सिदारी थाना क्षेत्र के बमनौली गांव निवासी 50 वर्षीय लाल बहादुर दिल्ली में रहकर अपना व्यवसाय करते हैं।
परिवार में आयोजित वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लाल बहादुर कुछ दिन पूर्व दिल्ली से अपने पैतृक गांव आए हुए हैं। 2 दिन पूर्व लाल बहादुर व उनके विपक्षियों के बीच कहासुनी हुई और मामला गाली गलौज और हाथापाई तक पहुंच गया। जानकारी पाकर मौके पर पहुंचे रिश्तेदारों ने दोनों पक्षों के बीच सुलह समझौता करा दिया था। सोमवार की रात लाल बहादुर बाजार से गृहस्थी के सामान की खरीदारी कर पैदल घर लौट रहे थे कि उसी दौरान रास्ते में घात लगाए बैठे विपक्षियों ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस घटना में लाल बहादुर के गर्दन, पीठ व शरीर के अन्य अंगों पर गहरे जख्म हुए। उनकी शोर मचाने पर जब तक आसपास के लोग मौके पर पहुंचते, हमलावर भाग निकले। गंभीर रूप से जख्मी लाल बहादुर को आनंद फानंद में इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। अस्पताल में उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। इस मामले में घायल पक्ष की ओर से 5 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है। आजमगढ़ में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के निर्दल प्रत्याशी ने लिया नाम वापस। सपा भाजपा में होगा सीधा मुकाबला। बता दें कि 29 जून को नाम वापसी लेने का दिन निर्धारित था। नेहरू हाल पहुंचकर निर्दलीय प्रत्याशी जयप्रकाश ने मंगलवार को अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। अब सपा अधिकृत उम्मीदवार विजय यादव और भाजपा के समर्थित प्रत्याशी संजय निषाद के बीच सीधा मुकाबला होगा। बता दें कि जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष पद की गर्मामयी कुर्सी के सपा समर्थित उम्मीदवार विजय यादव, भाजपा समर्थित उम्मीदवार संजय निषाद के साथ निर्दल प्रत्याशी जयप्रकाश यादव ने भी नामांकन दाखिल किया था। 26 जून को हुए नामांकन के बाद लोगों द्वारा जयप्रकाश यादव के नामांकन वापस लेने की संभावना जताई जा रही थी। मंगलवार को हुई नामांकन वापसी में लोगों के कयास सही नजर आए और जयप्रकाश ने अपना नामांकन वापस ले लिया। अब जिला पंचायत अध्यक्ष पद की कुर्सी के लिए विजय यादव और संजय निषाद के बीच सीधा मुकाबला होगा। दोनों प्रत्याशियों द्वारा अपने पास जीत की संख्या बल होने की बात कही जा रही है। अब ऊंट किस करवट बैठेगा यह तो 3 जुलाई को होने वाले मतदान और मतगणना के बाद ही पता चलेगा। आजमगढ़ शहर के राजघाट पर इंजीनियरों ने किया LPG गैस आधारित शवदाह गृह लगाने के लिए सर्वे। बता दें कि शहर के तमसा नदी के किनारे राजघाट शमशान पर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले दिनों में शवदाह के लिए लकड़ी का इस्तेमाल बंद हो जाएगा। शवदाह के लिए यहां LPG का इस्तेमाल किया जाएगा। प्लांट लगाने के लिए मंगलवार को हरियाणा के फरीदाबाद स्थित ओम साई स्वरहंत्र प्राइवेट लिमिटेड से आए इंजीनियरों ने राजघाट का सर्वे किया। LPG गैस आधारित शवदाह गृह स्थापित करने में लगभग 26 लाख का खर्च आएगा। पैसे का इंतजाम सामाजिक संगठन भारत रक्षा दल को करना है। संगठन के पास फिलहाल उतना धन तो नहीं है, लेकिन दावा है कि संपन्न लोगों ने मदद देने का भरोसा दिलाया है, इसलिए 26 लाख चुटकियों में एकत्र हो जाएंगे। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हरकेश विक्रम श्रीवास्तव व जिलाध्यक्ष उमेश सिंह गुड्डू ने संयुक्त रूप से बताया कि प्लांट लगाने के बाद वायु प्रदूषण रोकने में मदद मिलेगी, साथ ही वृक्षों के कटान पर भी रोक लगेगी। दाह संस्कार में भी 3 घंटे की जगह आधे से 1 घंटा लगेगा। सर्वे करने आई टीम के मुख्य अभियंता VP मौर्य ने भारत रक्षा दल के पदाधिकारियों को मशीन के उपयोगिता संचालन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि मशीन से एक शव को जलाने में लगभग 45 मिनट से 1 घंटे का समय लगेगा और इसमें 14 किलोग्राम गैस खर्च होगा। सर, आपका परिचय और यहाँ क्यों आए हैं? मैं VP मौर्य फरीदाबाद से। यहाँ पे हम लोग एक गैस आधारित शवदाह मशीन लगाने के प्रयोजन से आए हैं, जो कि आजकल भारत में हर स्टेट में, हर जिले में इस प्रकार की मशीनें लगाने का जनादेश हुआ है, शासनादेश हुआ है। हर डिपार्टमेंट, हर गवर्नमेंट अथॉरिटी ऐसी मशीनें लगाने का प्रयास कर रही है इस पेंडेमिक से निपटने के लिए। तो आप यहाँ किसके बुलावे पे आए हैं? यहाँ पे सर भारत रक्षा दल के बुलावे पे यहाँ पे हम लोग आए हैं। ये लोग एक यहाँ पे मशीन स्थापित करना चाहते हैं जिससे लवारिश और वारिश दोनों प्रकार की मृत शरीरों का निस्तारण किया जा सके पॉल्यूशन फ्री वे में। मशीन के बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताएंगे, ऐसे क्या फ़ायदा होगा? इस मशीन में लकड़ी का इस्तेमाल ना के बराबर होगा, मात्र 5 से 6 किलो लकड़ी का इस्तेमाल होगा और इसमें सारा प्रक्रिया LPG गैस के माध्यम से किया जाएगा, जो कि पूरी तरीके से पॉल्यूशन फ्री रहेगा। जो भी जलने के बाद धुआं निकलेगा उसको फिल्टर करके चिमनी के माध्यम से वातावरण में छोड़ा जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन हमारे दाह संस्कार से ना हो। एक बॉडी डिस्पोज करने में लगभग टाइम और ईंधन कितना लगेगा? एक बॉडी के निस्तारण में लगभग 45 मिनट से 1 घंटे का समय लगेगा और 14 किलो गैस का उपयोग किया जाएगा। मशीन की कीमत कितनी होगी लगभग? सर, मशीन की कीमत इस यहाँ पे हम लोग लगभग 26 लाख रुपए का इसमें लागत आएगी
और बाकी जैसे जैसे इसमें अगर और एडवांटेज और इसमें ऑटोमेशन में हम लोग जाएंगे तो धीरे धीरे उसमें भी हम लोग अपडेट करते रहेंगे। बट पहले हम लोग बेसिक मॉडल एक लगाएंगे ताकि इसको, जो हमारा पहला मोटिव है कि पॉल्यूशन को जो बचाना है, पहले हम उसको बचाने पे ध्यान देंगे, फिर धीरे धीरे इस पर हम लोग अपडेट करेंगे। आजमगढ़ जिले के दुल्लहपार गांव से पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार। बता दें कि पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में कंदरापुर थाने पर तैनात उपनिरीक्षक राकेश कुमार सिंह ने पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। मुखबिर की सूचना के आधार पर उपनिरीक्षक राकेश कुमार सिंह अपने हमराही के साथ कंदरापुर क्षेत्र के दुल्लहपार गांव स्थित उसके घर से वांछित अभियुक्त प्रिंस उर्फ राजकुमार यादव को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के नूरपुर पहलौली गांव निवासी पीड़ित ने जमीन पर कब्जा करने का लगाया आरोप, एसपी से कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे निजामाबाद थाना क्षेत्र के नूरपुर पहलौली गांव निवासी ओम प्रकाश ने बताया कि उसकी ज़मीन पर विपक्षियों ने कब्जा कर रखा है। इससे पूर्व भी वह कब्जा खाली कराने के लिए लेखपाल कानूनगो से लेकर आला अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगा चुका है, लेकिन अभी तक अवैध कब्जे को खाली नहीं कराया गया। पीड़ित ने एक बार फिर पुलिस अधीक्षक को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर उसकी ज़मीन से अवैध कब्जा हटवाने के साथ आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। हमारी ज़मीन आवास आया था और हमारा आवास भी वापस जाने वाला है। हमारे पास कोई ज़मीन नहीं, वही 10 बीघा ज़मीन वो आरोपी पर उसी ने कब्जा कर ली वो सब फिर, और बाकी उसके बाद हमारी कोई ज़मीन नहीं, बाकी वही ज़मीन घर गिर गया। बस बनाने के कोई हमारी जगह नहीं, और हर जगह लाला लेखपाल कनीपुर सारे गए, कोई मतलब कब्जा नहीं दिलवाया। आजमगढ़ जिला महिला अस्पताल में एक सप्ताह पूर्व भर्ती अज्ञात नवजात शिशु की हुई मौत। बता दें कि शहर कोतवाली स्थित महिला अस्पताल में एक सप्ताह पूर्व भर्ती कराए गए अज्ञात नवजात शिशु की सोमवार की सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। बता दें कि रानीसराय थाना क्षेत्र के दिलौरी गाँव में स्थित एक मंडई में एक सप्ताह पूर्व अज्ञात शिशु मिला था, जिसे लोगों ने पुलिस को सूचना दी तो नवजात शिशु को इलाज के लिए जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आजमगढ़ जिले के बसही गांव में जमीनी विवाद में चले लाठी डंडे, 2 घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि ताबूरपुर थाना क्षेत्र के बसही गांव में रविवार को जमीन के विवाद को लेकर एक पक्ष विवादित जमीन में नींव की खुदाई करने लगा, जिसका विरोध करने पर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को परिजन जिला अस्पताल में भर्ती कराए हैं। घायलों में 40 वर्षीय तारा देवी व 20 वर्षीय सीमा शामिल हैं। दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आजमगढ़ जिले में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए 6 अस्पतालों में बनेंगे बच्चों के लिए ICU वार्ड। सीएमओ ने दी जानकारी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AK मिश्रा ने बताया कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की सक्रियता बढ़ गई है। तीसरी लहर में बच्चों को संक्रमण से बचाने और उनके बेहतर उपचार के लिए अलग से वार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मंडलीय जिला चिकित्सालय के अतिरिक्त 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी बच्चों के लिए इलाज के लिए पीडियाट्रिक ICU वार्ड बनाए जाएंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AK मिश्रा ने बताया कि मंडलीय जिला चिकित्सालय में 80 बेड, 100 शैय्या युक्त अस्पताल अतरौलिया में 40 और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज, तरवाल, लाडघाट और कोल्हूपुर जहानागंज में 12-12 बेड की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है, जिसके संबंध में शासन से स्वीकृति मिल चुकी है। उन्होंने बताया कि जल्द ही संबंधित अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बेड व ICU वार्ड की स्थापना हो जाएगी, जिसकी प्रक्रिया चल रही है। सक्रिय होने के बाद चिकित्सकीय स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित कर दी जाएगी। इन स्थानों पर ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाने का भी प्रस्ताव है। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में।
अंबिका सेवा संस्थान सामाजिक संगठन द्वारा बिंद्रा बाजार आदि क्षेत्र में बच्चों को कापी, पेंसिल, रबर, कटर आदि का किया गया वितरण। अंबिका सेवा संस्थान सामाजिक संगठन आजमगढ़ जनपद में हर दिशा में कार्य करने वाली संस्था के रूप में जानी जाती है। संस्था स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा, पौधरोपण, हाजियों की सहायता, युवाओं की खेल प्रतिभा को निखारने के लिए निरंतर कार्य करती रहती है। इसी क्रम में संस्था ने बच्चों को बिंद्रा बाजार और क्षेत्र के गौरी, नगरैया आदि गाँव में कापी, पेंसिल, रबर, कटर, बैट बॉल आदि का वितरण किया। इस अवसर पर उनके हमराह सूरज, संतोष, प्रिंस, लकी श्रीवास्तव, दिनेश, दुर्गेश, ऋषिराज, बंटी आदि मौजूद रहे। स्टेशनरी और अन्य सामान मिलने पर बच्चे काफ़ी प्रसन्न नजर आए। संस्था के अध्यक्ष रूप नारायण उपाध्याय ने बताया कि यह अभियान लगातार जनपद के 50 से अधिक गांव में गरीब बच्चों की प्रतिभा निखारने के लिए चलाया गया। आपको बता दें, संस्था इससे पूर्व जिलाधिकारी आजमगढ़ से रानीपुर रजमो में मिनी स्टेडियम बनवाने की मांग कर चुकी है, ताकि क्षेत्र के बच्चों के खेल में निखार आ सके और वो राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बना सकें। अंबिका सेवा संस्थान सामाजिक संगठन द्वारा बिंद्रा बाजार आदि क्षेत्र में बच्चों को कापी, पेंसिल, रबर, कटर आदि का किया गया वितरण। अंबिका सेवा संस्थान सामाजिक संगठन आजमगढ़ जनपद में हर दिशा में कार्य करने वाली संस्था के रूप में जानी जाती है। संस्था स्वास्थ्य, पर्यावरण, शिक्षा, पौधरोपण, हाजियों की सहायता, युवाओं की खेल प्रतिभा को निखारने के लिए निरंतर कार्य करती रहती है। इसी क्रम में संस्था ने बच्चों को बिंद्रा बाजार और क्षेत्र के गौरी, नगरैया आदि गाँव में कापी, पेंसिल, रबर, कटर, बैट बॉल आदि का वितरण किया। इस अवसर पर उनके हमराह सूरज, संतोष, प्रिंस, लकी श्रीवास्तव, दिनेश, दुर्गेश, ऋषिराज, बंटी आदि मौजूद रहे। स्टेशनरी और अन्य सामान मिलने पर बच्चे काफ़ी प्रसन्न नजर आए। संस्था के अध्यक्ष रूप नारायण उपाध्याय ने बताया कि यह अभियान लगातार जनपद के 50 से अधिक गांव में गरीब बच्चों की प्रतिभा निखारने के लिए चलाया गया। आपको बता दें, संस्था इससे पूर्व जिलाधिकारी आजमगढ़ से रानीपुर रजमो में मिनी स्टेडियम बनवाने की मांग कर चुकी है, ताकि क्षेत्र के बच्चों के खेल में निखार आ सके और वो राष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बना सकें। आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन लालगंज के तहसील अध्यक्ष ने सभी से कोरोना का टीका लगवाने की अपील की। आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन लालगंज के तहसील अध्यक्ष और जिला संरक्षक अनिल कुमार सिंह ने आम जन से कोरोना से मुक्ति के लिए टीकाकरण कराए जाने की अपील की है। उन्होंने कहा, जब तक सभी लोग टीकाकरण नहीं करा लेंगे तब तक कोरोना से मुक्ति संभव नहीं है। अतः सभी लोग टीकाकरण कराएं और स्वयं भी सुरक्षित रहें, अपने परिवार, प्रदेश और राष्ट्र को भी सुरक्षा प्रदान करने में सहायता प्रदान करें। उन्होंने कहा, इससे किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होती। उन्होंने स्वयं दोनों टीकाकरण करा लिया है और उन्हें कोई भी परेशानी नहीं हुई। मैं अनिल कुमार सिंह, जिला संरक्षक व लालगंज तहसील अध्यक्ष, आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन लालगंज, कोरोना का दोनों टीकाकरण करा चुका हूँ। हमें कोई समस्या नहीं है। आप सभी लोग भी बिना संकोच टीकाकरण कराएं, ताकि आप सुरक्षित रहें, परिवार सुरक्षित रहे, इसके साथ प्रदेश और देश सुरक्षित रहे। आप सभी लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेफिक्र होकर सभी लोग टीकाकरण कराएं और सुरक्षित रहें। आप सुरक्षित रहेंगे, घर सुरक्षित रहेगा, समाज सुरक्षित रहेगा, देश सुरक्षित रहेगा और सरकार के जो लक्ष्य हैं वह भी पूरा होंगे। धन्यवाद। आजमगढ़ जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के बीजेपी समर्थित प्रत्याशी पर हमले के मामले में एसपी ने सुरक्षा कराई मुहैया, कहा उनके गाड़ी पर पत्थर के निशान मिले। एसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि बीजेपी प्रत्याशी की तरफ से उनको कॉल आई थी, जिस पर उन्होंने हमले की बात कही थी। मौके पर पहुंचे तो बीजेपी प्रत्याशी के वाहन के शीशे पर पत्थर के निशान थे। हमलावरों की पिकअप पीछे से खुली थी। मामले की जांच की जा रही है और बीजेपी प्रत्याशी को पूरी सुरक्षा दे दी गई है। देखिए, बीती रात लगभग 11 बजे श्री संजय निषाद, जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनका मेरे पास मेरे मोबाइल पर फ़ोन आया था कि कुछ लोगों द्वारा मेरी गाड़ी पर गोली चलाई गई है और वो गाड़ी मैंने पकड़ ली है। मैं तत्काल मौके पर पहुंचा, अन्य पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की तो इनके द्वारा बताया गया कि एक पिकअप वैन जो कि पीछे से खुली हुई थी, ओपन बॉडी की थी, उसमें कुछ लोग कौड़िया बाज़ार से इनका पीछा किया और इनकी गाड़ी से सटाकर इन पर फायर किए
और जब ये 3 गाड़ी से, ये खुद भी 3 गाड़ी से थे और उसमें सभी गाड़ियों में इनके समर्थक भरे हुए थे। जब ये पीछा किए तो तहबूपुर क्षेत्र में नहर के किनारे आके वो गाड़ी छोड़ के, पिकअप वैन छोड़ के भाग गए। इस संबंध में मेरे द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। श्री संजय निषाद जी को कोई चोट नहीं है, इनकी गाड़ी पर कोई बुलेट का निशान नहीं है और इनके द्वारा बताया गया कि एक पत्थर भी इनकी गाड़ी पर उनके द्वारा चलाया गया था, तो शीशे पे हल्का सा निशान है जो कि इनके द्वारा बताया गया है। इस संबंध में विवेचना की जा रही है, मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया और विवेचना की जा रही है। श्री संजय निषाद जी को प्रॉपर सुरक्षा उपलब्ध कराई गई। तो वहीं बीजेपी समर्थित प्रत्याशी संजय निषाद ने बताया कि आजमगढ़ से वह अपने गांव अहरौला थाना क्षेत्र के उदयना लौट रहे थे। तभी बीच रास्ते में कौड़िया बाजार के पास उनके वाहनों के काफिले के बीच में अचानक से पीछे से एक पिकअप गाड़ी आ गई, जिससे सभी सतर्क हो गए। अचानक से फिर पिकअप सवार उनके वाहन के बराबर अपनी गाड़ी ले आए और फायर कर दिए। हालांकि वाहन सवारों की गतिविधियां देखकर पहले से सतर्क हुए बीजेपी प्रत्याशी ने अपने चालक को तेजी से गाड़ी बढ़ाने को कह दिया था, जिससे फायरिंग से निकली गोली वाहन को चपेट में नहीं दे सकी। बीजेपी प्रत्याशी का कहना था कि वह निशाने पर थे, अगर कुछ देर हो जाती तो वह या फिर उनके पीछे बैठे समर्थक किसी की भी हत्या हो सकती थी। घटना के कारण के बारे में उन्होंने आशंका जताई कि हमलावर विरोधी पक्ष के हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें हमारी जीत दिखाई दे रही है।